तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़के को बैठे हुए दिखाया जाता है। वैसे इसका नाम वांग लिन था, पर क्योंकि बचपन में यह मरने वाला था तो फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से इसके फादर ने इसे एक निक नेम दिया था, टाई जू करके। और वैसे इनकी जो फैमिली थी, वांग फैमिली, ये काफ़ी समृद्ध परिवार था। लेकिन जो वांगलिंग के फादर थे वो एक कॉन्कुवाइन से पैदा हुए थे, जिसकी वजह से जो बड़ा बिजनेस था इन्हें मिलता नहीं है। तो फिलहाल वांग फैमिली को छोड़ करके ये एक गांव में आके सेटल हो जाते हैं, जहां पर ये एक स्किल्ड कारपेंटर थे। और ये जो लड़का था टाइजू, या हम इसे वांगलिंग कहें, बचपन से काफ़ी इंटेलिजेंट था। किताबें पढ़ना इसे काफ़ी पसंद थे। गांव में तो इसे एक प्रोडिजी माना जाता था और इसकी माँ इसका काफ़ी ध्यान रखती थी। अब इसके फादर जब इसे ऐसे आंगन में बैठे हुए देखते हैं तो ये इससे कहते हैं कि अगले साल डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम है तो तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे जैसे तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। अब ये सुन करके इसकी माँ कहती है कि आप टेंशन मत लो, वांगलिंग अच्छा करेगा। इस दौरान वांगलिंग अपने फादर से पूछता है कि फोर्थ अंकल आने वाले थे ना, कब तक आ रहे हैं। अब इसकी मॉम भी बताती है अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो शायद वो आते भी होंगे। हालांकि फोर्थ अंकल का नाम सुन करके वांगलिंग के फादर थोड़े से निराश हो जाते हैं। और तभी अचानक से यहाँ पे दरवाजा खुलता है और फोर्थ ब्रदर आ चुके थे। और आते ही ये वांगलिंग के बाल को सहलाते हैं कि अभी शायद 6 महीने हुए और तुम फिर से काफ़ी लंबे हो गए। फिलहाल इसकी माँ फोर्थ अंकल को खाना वगैरह खिलाती है। इस दौरान फोर्थ अंकल कहते हैं अपने बड़े भाई से कि वांगलिंग शायद 15 साल का तो हो चुका है। वांगलिंग के फादर भी हाँ में सर हिलाते हैं। अब इस दौरान फोर्थ अंकल कहते हैं वैसे एक बात है, सेकंड ब्रदर हैंगयू सेक्ट से रिलेटेड, और क्योंकि हैंगयू सेक्ट हमारी फैमिली से 3 लोगों को देता है रिकमेंडेशन स्लॉट्स, तो मेरे पास उनमें से एक है। अब हैंगयू सेक्ट का नाम सुनते ही वांगलिंग के फादर भी एक बार को चौंक जाते हैं। और इधर फोर्थ अंकल कहते हैं कि आपको मालूम है कि मेरा बेटा वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, वो बस तलवारबाजी वगैरह उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इमॉर्टल सेक्ट वाले उसे लेंगे भी नहीं। और अपना टाइजू यानी कि वांगलिंग ये इसमें काफ़ी अच्छा है। पर वांगलिंग के फादर ये सोचने लगते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ये कहते हैं फिर भी कि अगर वांगलिंग को मंजूर है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वांगलिंग ये बात सुनता है तो ये भी पूछता है कि इमॉर्टल्स ये लोग क्या होते हैं। अब फोर्थ अंकल बताते हैं कि इमॉर्टल्स वो होते हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं। मतलब ऐसा समझो कि हम मॉडल्स जिन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, ऐसी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। अब ये सब बातें सुन करके टाइजू के जो फादर थे और इनकी मॉम ये फोर्थ अंकल के सामने अपने सर को झुका लेते हैं। अब ये देख करके फोर्थ अंकल भी निराश हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी मॉम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता, और वांगलिंग ये मेरा भतीजा है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिलहाल वांगलिंग के फादर जो थे ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वांगलिंग से कहते हैं कि हमेशा याद रखना कि फोर्थ अंकल ने तुम्हारे लिए क्या किया था। अगर तुम्हें ये याद नहीं रहा तो तुम मुझे कभी फादर मत कहना। वांगलिंग भी एकदम चौंक जाता है। अब इसे समझ में आ रहा था ये जो इमॉर्टल्स होते हैं शायद ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और ये भी फिलहाल अपने फोर्थ अंकल के सामने कई बार कोटाओ करता है, यानी कि झुक करके प्रणाम। फोर्थ अंकल भी कहते हैं कि इस मंथ के एंड में मैं आऊँगा और तुम्हें यहाँ से फिर ले जाऊँगा। वांगलिंग भी अब काफ़ी एक्साइटेड था कि इमॉर्टल्स शायद ये मेरे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और वांगलिंग इस समय हैरान था। मतलब 1-2 दिन जब बीतते हैं तो इसके फादर मानो पहले से काफ़ी यंग हो, शायद वो जो टेंशन था इनके ऊपर मानो वो रिलीज हो चुका हो। और लोगों को भी ये बात पता चल जाती है तो कुछ लोग थोड़ा जेलस भी फील करते हैं और कुछ लोग काफ़ी गर्व की बात कि चलो इनके गाँव से कोई हैंगयू सेक्ट में जा रहा है। लेकिन इनके फादर और मदर को पता था कि अभी तो इसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा और गाँव के लोग पहले से खुश हैं। इधर 15 दिन निकल चुके थे और वांगलिंग हैंगयू सेक्ट का डिसाइपल बनने वाला है, ये चारों तरफ फैल चुका था। आसपास के गांव वगैरह में भी बहुत सारे अगल बगल के गांव वाले भी इस दौरान इनसे मिलने आते हैं और इन्हें गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। अब जो गांव के टीचर थे बस वो यही चाहते थे कि वांगलिंग बस ये मान ले, यानी कि इसे एक्सेप्ट करता रहे कि गांव में इसने सीखा है, ताकि गांव का भी नाम हो सके। अब इस दौरान जो वांगलिंग के ग्रैंडफादर वगैरह थे, यानी दूर दूर के, वो भी आए रहते हैं और इसके फादर सबसे इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। अब इधर ये लोग नए नए गेस्ट से मिल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक और कैरियर आता है जिसमें से 50 साल का एक इंसान बाहर निकलता है। और ये भी आते ही वांगलिंग के फादर को सेकंड ब्रदर कह के कॉन्ग्रेचुलेशन देता है। और इसे देखकर वांगलिंग के फादर भी हैरान थे कि बिग ब्रदर आप। हालांकि इस दौरान ये वांगलिंग की तारीफ कर रहे थे, पर इसी गाड़ी से एक और आवाज़ आती है कि इमॉर्टल सेक्ट का जो रूल्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं और ये लड़का ये तो 16 साल के आसपास का है और दिखने में काफ़ी डम है। वांगलिंग और इसके फादर दोनों इसे देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं है। अब इधर ये जो ओल्ड मैन थे ये अपने बच्चे को, जिसका नाम कि वांग जुओ था, इसे थोड़ा डांटते हैं
ये इतना रूड नहीं होया जाता। ये तुम्हारे सेकंड अंकल है और ये तुम्हारा छोटा भाई है वांग लिन। और इस दौरान ये वांग लिन के फादर से थोड़ा माफी मांगते हैं कि मेरे बच्चे थोड़े रूड हैं, और ये बताते हैं कि क्योंकि हैंग्यू सेक्ट वाले मेरे बड़े बेटे में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हमें 3 स्पॉट्स मिला है, जिसमें से एक तुम्हारे पास आया। अब ये बंदा फिर से बाहर आता है, जो कि अभी थोड़ी समय पहले रूडली बात कर रहा था, और वांगली के फादर से कहता है कि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल्टीवेशन ये काफी टफ चीज होता है। अब ये देख करके वांगलिंग अपने फादर से कहता है आप टेंशन मत लो, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। वांगलिंग के फादर का नाम वांग टियानशुई था, और ये फिलहाल सभी को ग्रीट करते हैं कि आप लोग आए यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सेलिब्रेशन वगैरह चलता है, और फिलहाल जब ये लोग निकल जाते हैं तो वांगलिंग के फादर भी थोड़े ड्रंक हो गए थे, और ये उन्हें इनके बेड पे लाकर सुला देता है। इस दौरान ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। समय निकलते जाता है, 15 दिन और निकल जाते हैं, और फिलहाल आज के दिन 4th अंकल यहाँ पे आ चुके थे, और आते ही ये कहते कि सेकंड ब्रदर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं तुरंत ही वांगलिंग को लेकर निकल रहा हूँ, क्योंकि शायद 1-2 दिन बाद से ही हैंग्यू सेक्ट वाले डिसाइपल चुनने वाले थे। अब वांग टियानशु अपने बेटे से कहते अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो अच्छे से पढ़ना, अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, घर लौट आना। अब इसकी माँ भी इसे कुछ देती है और कहती है कि अपने अंकल की बात मानना, बाहर की दुनिया थोड़ी अलग है, तो थोड़ा सावधान रहना। और फिलहाल इनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले वांग लिंग ये कभी गांव से बाहर निकला ही नहीं था। अब फिलहाल वांग लिंग अपने अंकल के साथ कैरियर्स में निकल जाता है। 4th अंकल फिलहाल इसे अपने घर पे लाते हैं और कहते ज़्यादा मत सोचो, कल की सुबह में मैं तुम्हें फैमिली मीटिंग में ले चलूंगा। हालांकि रात के समय में वांग लिंग को नींद नहीं आ रहा था, पहली बार ये जो फैमिली से दूर था। अगले दिन की सुबह होती है और ये 4th अंकल को फॉलो करके वांग फैमिली का जो मेन हाउस था वहाँ पर बढ़ चलता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़े भाई थे वांग टियानशु के, ये भी खड़े थे, और 4th अंकल इसे कहते हैं कि जब यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर मतलब इमॉर्टल सेक्ट का कोई इंसान आएगा तो बस तुम वांग जुओ को फॉलो कर लेना। यानी ये भी एक कंटेस्टेंट था, और इनके बीच में एक और बंदा खड़ा था, इसका नाम था वांग हाओ, जो कि तीसरा कंटेस्टेंट था वांग फैमिली से। और ये फिलहाल वांग लिंग से बात करता है, अच्छा तो तुम हो सेकंड अंकल के सन। वांग लिंग हाँ में सर हिलाता है। अभी ये बातें कर ही रहे थे तब यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है और एक स्वॉर्ड ऑफ लाइट चमकती है, और अचानक से एक फिगर यहाँ पे प्रकट होते हैं, और आते ही इन तीनों बच्चों को देखते हैं और कहते हैं तो यही है वो तीनों। वांग लिंग इन्हें तो देख कर ही मानो हल्का सा कोल्ड फील करने लगता है। सबसे आगे जो वांग जुओ था, जो कि कुछ दिन पहले वांग लिंग के फादर की बेइज्जती भी किया था, ये एकदम शांति से खड़ा था, और इस दौरान इसके जो फादर थे यानी कि फर्स्ट अंकल वो आगे आते हैं। अब ये बताते हैं कि यही तीनों हैं वो कंटेस्टेंट। अब ये जो इमॉर्टल आए थे वो इनमें पूछते हैं तो इनमें से वांग जुओ कौन है। ओल्ड मैन, क्योंकि वांग जुओ इनका बेटा ही था तो इसे आगे कर देते हैं, और ये काफी खुश थे। अब ये इमॉर्टल जो कि देखने में काफी यंग था, वांग जुओ को देखकर कहता है ये तो सच में काफी टैलेंटेड है। तभी तो मार्शल अंकल इसे काफी पसंद करते हैं। वांग जुओ काफी खुश था और वांग लिंग की तरफ देखकर एक लुक देता है, और फिलहाल ये जो इमॉर्टल आया हुआ था इन तीनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। 4th अंकल ये सब चीज देख रहे थे और मन ही मन सोचते हैं कि वांग लिंग तुम्हें सेलेक्ट होना ही पड़ेगा। हालांकि ये लोग वांग लिंग को इसके निकनेम यानी कि टाइज डू से बुलाते थे। अभी जो इमॉर्टल आया था ये एक अलग ही टेक्निक यूज कर रहा था, जिसकी मदद से वांग लिंग वगैरह काफी तेजी से आसमान में उड़ रहे थे, और ये यूथ इन तीनों से कहता भी अगर तुम अंधे नहीं होना चाहते हो तो आंखें बंद कर लो। थोड़ी समय बाद ये तीनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं, और फिलहाल इनके आसपास में बस माउंटेन ही दिख रहा था। और ये जो हैंग्यू सेक्ट है पहले ये काफी पावरफुल हुआ करता था 500 साल पहले। हालांकि अभी भी इसका लेवल ठीक ठाक है, पर पहले के जैसा नहीं। पर आम इंसान के लिए ये काफी बड़ी बात थी। अब इस दौरान ये जो इमॉर्टल ब्रदर थे इनका नाम था जैंग, इनके सामने एक और बंदा प्रकट होता है और ये भी कहता है तो अच्छा यही है वो तीनों जो कि वांग फैमिली के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। इमॉर्टल ब्रदर जैंग हाँ में सर हिलाते हैं, और ये वाला भी बंदा वांग जुओ की तरफ ही देखता है। इसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये कहता है मुझे मालूम है तुम अभी ब्रेक थ्रू करने वाले हो, मैं टेस्ट देख लूंगा, तुम जाओ कल्टीवेट करो। फिलहाल यहाँ पर वांग लिंग और वांग हाओ ये दोनों काफी एक्साइटेड थे कि अच्छा ये वही जगह है जहाँ पे इमॉर्टल्स रहते हैं। वांग हाओ भी सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे सेलेक्ट तो होना है। अब बाकी भी जो हैंग्यू सेक्ट के लोग गए थे अलग अलग डिसाइपल्स को लाने के लिए, ये सभी यहाँ पर आ चुके थे, और आगे में जो एक एल्डर खड़े थे इन सभी को देखकर कहते हैं कि तुम में से बस कुछ ही सेलेक्ट होंगे। फिलहाल यहाँ पर 48 लोग थे जो कि टेस्ट देने वाले थे। अब पहला बंदा आगे आता है, हालांकि इसे तुरंत ही देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। सेम हाल चलते रहता है और ये बोलते जाते हैं नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, और शुरुआत के 10 लोगों को ये टेस्ट में सीधा फेल कर देते हैं। अब अगली बारी थी वांग जुओ की, और इसकी भी हालत काफी खराब थी। वैसे तो ये काफी टैलेंटेड था, पर इसे भी समझ में आ रहा था
यार 10 लोगों को रिजेक्ट करना मजाक नहीं है। अभी एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये अपना नाम बताता है, वांग जो। मिडिल एज मैन स्माइल करते और कहते अच्छा तुम वही हो जिसे मार्शल टीचर ने मेंशन किया था, और इसे तुरंत ही कहते हैं कि तुम राइट साइड में आ जाओ। वांग जो, अब इसकी आंखों में घमंड को देखा जा सकता था। वांग हाओ को काफी गुस्सा आता है कि यार ये वांग जो ये काफी लकी है। फिलहाल ये वांग लिंग से बातें कर रहा था। अब इस दौरान ये मिडिल एज मैन एक लड़की को भी सेलेक्ट कर चुके थे। अगली बारी थी वांग हाओ की। ये आगे जाते ही तुरंत एकदम नीचे गिर जाता है और इन्हें कोटाओ करने लगता है कि इमॉर्टल, आपकी जिंदगी काफी अच्छी हो, मेरा नाम वांग हाओ है। वैसे भी आप काफी लोगों का टेस्ट ले चुके हैं तो आप थक गए होंगे, आप आराम कर सकते हैं, बाद में हम टेस्ट दे देंगे। मिडिल एज मैन हंसने लगते हैं और ये भी हैरान थे कि यार ये बंदा ये डर नहीं रहा है, ये काफी होशियार है, ये बातों से मुझे जीतना चाहता है। अब ओल्ड मैन यानी कि मिडिल एज मैन ये बोलते हैं कि टैलेंट तुम्हारा कम है। ये बात पूरा करने ही वाले थे तभी वांग हाओ एक जेड बॉक्स निकालता है और इन्हें देने लगता है और इनसे कहता है कि मेरे फादर ने बाई एक्सीडेंट पाया था और वो इसे खोल नहीं पाए थे, इसीलिए मैंने ये आपको दे दिया। मिडिल एज मैन वांग हाओ को मना करने वाले थे, पर जब ये इस बॉक्स को देखते हैं तो हैरान थे, क्योंकि इसके अंदर में शायद 300 साल पुराना कोई मशरूम था और इसे नॉर्मल इंसान खोल भी नहीं सकता था। और ये फिलहाल वांग हाओ से कहते हैं कि मुझे एल्केमी में एक हेल्पर की जरूरत है, क्या तुम बनना चाहोगे। ये तुरंत ही मान जाता है, और क्योंकि अभी इनका हेल्पर है तो इसका कद काफी बड़ा हो चुका था। और ये कहते हैं कि तुम नॉर्मल डिसाइपल्स के जैसे कल्टीवेट कर सकते हो, तुम भी राइट में चले जाओ। बाकी जो भी लोग डिससेलेक्ट हुए थे उनका चेहरा ही बन जाता है। अब बारी थी वांग लिन की। वांग लिन को भी ये सीधा कहते हैं नॉट क्वालिफाइड। तो बेसिकली बस 3 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया था। वांग जो फिलहाल वांग लिन की तरफ देखकर एक हंसी हंस रहा था। अब फिलहाल ये वांग हाओ से कहते हैं कि तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों को ये क्लैन लीडर की तरफ लेकर जाते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर 3 लोग सेलेक्ट हुए थे। 6 लोग जो रो रहे थे उन्हें तो बाहर निकाल दिया गया था, बचे थे टोटल 39 लोग। और जो भी बंदा यानी ये टेस्ट एक तरह से सीढ़ियाँ थी, इसे बिना थके हुए पार कर जाएगा, वो भी फिर हैंग्यू सेक्ट के लिए क्वालिफाइड हो सकता था। वांग लिंग आधा दिन तक इस पर चलते रहते, अगल बगल बस खाई ही खाई था। कई सारे तो अब धीरे धीरे थकने लगते और ये भी गिव अप करते जाते। वांग लिंग हालांकि ये भी थक चुका था पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहता है। यहाँ पर एक मिडिल एज्ड मैन ये प्रकट होते हैं और बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे थे कि दुनिया में कुछ भी बेफालतू नहीं चाहता है, अपने को मजबूत रखो। और जब ये वांग लिंग के करीब पहुंचते हैं तो वांग लिंग की भी हालत काफी खराब थी। उसका जो कपड़ा था वो खून में सना हुआ था। और ये वांग लिंग से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वांग लिंग मन उसकी आंखें भी अब बंद हो रही हूँ, फिलहाल बस ये एक ही चीज सोच रहा था, या तो ऊपर पहुंचना है या तो मरना है। मिडिल एज मैन ने क्या पूछा इसे सुनाई भी नहीं देता है। मिडिल एज मैन ये भी काफी प्रभावित होते हैं कि यार ये बच्चा, इसके अंदर एक अलग ही दृढ़ निश्चय है, हालांकि टैलेंट में काफी बुरा है, काफी बुरा हुआ इसके साथ। फिलहाल वांग लिंग ये पढ़ते रहता है। तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी और वांग लिंग ये अभी भी सीढ़ियां चढ़ रहा था और फिर से यहाँ पर एक आवाज सुनने को मिलती कि समय पूरा हो चुका है। 3 ही लोग क्वालिफाइड हो पाए, बाकी फिर से फेल। और वांग लिंग बस 50 मीटर मंजिल से दूर था। ये भी सोचता है कि यार ये हैंग्यू सेक्ट वाले कितने निर्दयी हैं। अब यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इन सीनियर से बात कर रही थी कि 39 लोग थे इस टेस्ट में, 25 लोगों ने तो गिव अप कर दिया था, 3 लोग टेस्ट को पास कर चुके हैं, 11 लोग अभी भी बचे हैं। ये लड़की इसने सेम टेस्ट दिया था पर क्योंकि इसके पास मार्शल आर्ट्स थे तो ये इसको क्वालिफाई कर गई थी और अभी तक ये ट्रू डिसाइपल बन नहीं पाई थी। अब ये सीनियर कहते हैं तो ये जो 3 क्वालिफाइड हुए हैं इस वाले राउंड में इन्हें कोई काम पकड़ा दो और जो 25 पहले गिव अप कर चुके थे उनको वापस भेज दो। और ये जो बचे हुए 11 लोग हैं फिलहाल इन्हें जागने दो, और जब ये जाग जाए तो जो स्वॉर्ड स्पिरिट वाला हाउस है इन्हें वहां पर भेज देना। क्या पता इनके अंदर में कोई स्पिरिचुअल एफिनिटी हो स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ, और अगर वो भी ना हो तो इन्हें भी घर भेज देना। 3 दिन और बीत जाते हैं और ये जो 11 बच्चे थे अब ये पूरा हील हो चुके थे, हालांकि थोड़ा बहुत इंजरी अभी भी बचा था। और फिलहाल वाला जो टेस्ट था यानी स्वॉर्ड स्पिरिट वाला एक आदमी कर रहे थे जो कि सफेद कपड़ों में थे। अब ये इन सभी से कहते हैं, इनकी आंखों में भी एक रूथलेस स्माइल था कि तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, अगर क्वालिफाइड हो तो यहाँ पे रह पाओगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। अब एक कमरे में इनको एंटर करना था। इसकी बिल्डिंग खुली थी यानी दरवाजा खुला था और इसके अंदर कई सारे तलवार रखे हुए थे। अब एक एक करके सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं, पर शायद दरवाजे के आसपास एक इनविजिबल फोर्स था जिसकी वजह से इनमें से कोई अंदर एंटर कर ही नहीं पा रहा था, और ये भी बोलते जाते हैं डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट वांग लिंग इस लाइन में 7वां था और इसके पीछे के यानी आगे के 6 लोग ये सभी डिस्क्वालीफाइड हो चुके थे। वांग लिंग अब आगे बढ़ने लगता है। जो स्वॉर्ड्स थे उनके 1 मीटर तक ये करीब पहुंच चुका था। व्हाइट क्लॉथ मैन
इस बार ये भी सरप्राइज थे। आंखें इनकी एकदम चमक उठती और ये कहते हैं, ज्यादा सोचो मत, बस आगे बढ़ो। अगर तुम्हें स्पिरिट ऑफ द स्वॉर्ड ने सेलेक्ट कर लिया, हालांकि तुम 2 टेस्ट फेल कर चुके हो, फिर भी तुम ट्रू डिसाइपल बन सकते हो। अब ये देख करके बाकी लोग जो बचे हुए थे वो भी थोड़े एक्साइटेड थे, जो फेल हो गए थे वो तो निराश थे। वांगलिंग आगे बढ़ना शुरू करता है, पर एक इनविजिबल फोर्स इसे फिर से 10 मीटर पीछे फेंक देता है। अब ये भी सोचते हैं कि वांगलिंग हार चुका है बाकी लोग, पर वांगलिंग इसे फैमिली की याद आती है और एक बार फिर से आगे बढ़ने को सोचता है। और जो व्हाइट एल्डर थे ये भी कहते हैं फेल्ड, नेक्स्ट, क्योंकि मौका एक ही बार मिलता है। और ये भी एग्जाम 11 में से कोई भी पास नहीं कर पाता है। एक और इनमें से लड़की थी जो कि वांगलिंग के बराबर ही काफी क्लोज पहुंची थी, और इन लोगों को भी अब इनके फैमिली की तरफ भेजा जाने लगता है। अब इधर वांग जुओ और वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। वांग हाओ भी कहते हैं, ठीक है आप अंकल मास्टर के डिसाइपल हो, पर मैं भी अब इमॉर्टल पिल्स बना सकता हूँ, मतलब सीखने को मिलेगा। वांगलिंग आगे आते हैं और एक एल्डर से कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली वाले वेट कर रहे होंगे, तो आप मुझे भी बाहर भेज दीजिए। वांग जुओ ये फिलहाल वांगलिंग की तरफ देखता है, पर वांगलिंग इसे इग्नोर मार रहा था। और वांग जुओ इससे कहता है, तुम भी अपने फादर के जैसे ही एक कारपेंटर बनोगे। फिलहाल इन तीनों को लेकर एक इमॉर्टल यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े समय ट्रैवल करने के बाद वांगलिंग को अब वांग क्लैन का जो हाउस था वो दिखने लगता है, और यहाँ पर पहले से तैयारी वगैरह हो चुकी थी। और यहाँ पर तो इस बार इसके फादर, मदर और बाकी लोग भी आए हुए थे, और यहाँ पर कुछ लोग बातें भी कर रहे थे वांग टियानशु से, यानी इनके भाई लोग, कि इस बार तुम्हारा भाई बेटा वांगलिंग सेलेक्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वांग हाओ के फादर भी इनसे बातें कर रहे थे कि इस बार मेरा बेटा और तुम्हारा भी बेटा दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके फादर भी सोच रहे होते कि वांगलिंग बस तुम्हें सेलेक्ट हो जाना है। अब इधर फाइनली वांग जुओ वगैरह पहुंच चुके थे, और इसके फादर काफी खुश थे। इन्हें पता चल चुका था कि इनके बेटे को इमॉर्टल हुई बिंग ने सेलेक्ट कर लिया है। वांग हाओ के भी फादर इनको पता चल जाता है कि इनका बेटा भी एक डिसाइपल बन चुका है। अब वांगलिंग की मदर पूछती कि बेटा तुम्हारा क्या हुआ। वांगलिंग, इसका तो चेहरा ही इस समय उतरा हुआ था। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं।